तो हम डिस्कस कर रहे थे सेंचुरी के बारे में। जैसे 18th सेंचुरी है तो 18th सेंचुरी का मतलब 1701 से 1800 तक, ठीक है। ये कौन सी सेंचुरी होगी? 18th सेंचुरी। ऐसे ही 19th सेंचुरी का मीनिंग होता है 1801 से कहाँ तक? 1900 तक। तो देखो सेंचुरी का मतलब होता है 100, जैसे क्रिकेट में भी सेंचुरी का क्या होता है? 100। तो 18th का मतलब 1800, 19th का मतलब 1900। ऐसी 20th सेंचुरी क्या होगी? 1901 से कहाँ तक? 2000 तक। तो 20 और ये 100 हो गए तो सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो अभी हम कौन से ईयर में हैं? अभी हम ईयर 2020 में है। तो कौन सी सेंचुरी चल रही है? 2001 से कब तक की? 2100 तक वाली। इसीलिए कहते हैं ना कि हम 21st सेंचुरी में हैं, क्योंकि 21st, 21 और ये सेंचुरी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेंचुरी क्या होती है। सेंचुरी शुरू के ईयर से नहीं ली जाती। जैसे ये 1901 से स्टार्ट हुई तो 19th सेंचुरी नहीं है, ये लास्ट वाले से ली जाती है, लास्ट ईयर। तो ये 20th सेंचुरी है, ये 19th सेंचुरी है, ये 18th सेंचुरी है और ये 21st सेंचुरी है। तो सेंचुरी हमेशा किससे ली जाएगी? लास्ट ईयर से, ठीक है। आगे से ध्यान रखना। अब इसे आगे देखते हैं। तो हुआ क्या कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट तक, लास्ट कब हुआ कि अराउंड लास्ट, मतलब 1800 सेंचुरी तो उसके लास्ट में, एंड में, यानी 18th सेंचुरी 1800 पे एंड होगी। तो अराउंड 1790 से 1800 के आसपास, लास्ट में इसके, इस सेंचुरी के लास्ट में, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ये एंड हो रही है। Scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। तो देखो क्या हो रहा था, जैसे ही ये 18th सेंचुरी एंड हो रही थी, दैट मीन्स 1790 और 95 ऐसे अराउंड में साइंटिस्ट ने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्हें क्या पता चला कि द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो वो जान चुके थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट लास्ट चैप्टर में तुमने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस पता कराया ना। तो ऐसे ही वो जो है उन्हें भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस पता चल गया था। एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड, और वो इसमें इंटरेस्टेड हो, नेचुरली मतलब खुद ब खुद इंटरेस्टेड हो चुके थे इसमें, इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन। ठीक है, कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, वाई एंड हाउ, कैसे कंबाइन होते हैं। तो इसके अलावा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में वो पता चल चुका था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होते हैं और कैसे कंबाइन होते हैं, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, और उनके कंबाइन होने पे क्या होता है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके कंबाइन होने पर क्या होता है। तो ये सब साइंटिस्ट 18th सेंचुरी के लास्ट तक सोचने लगे थे, क्योंकि उन्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पता चल चुका था। ठीक है, अब क्या होता है, एंटोइने एल लवोसिए, तो इनका नाम पहले भी आ चुका है, मैंने बताया था कि ये वर्ल्ड के फर्स्ट केमिस्ट कहे जाते हैं, एंटोइने लवोसिए। लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने केमिकल साइंसेज यानी केमिस्ट्री की जो है एस्टेब्लिश किया था, फाउंडेशन रखी थी, अलग नींव रखी थी। कहते हैं ना जैसे स्कूल की फाउंडिंग स्टोन रखा, तो एंटोइने लवोसिए ने केमिकल साइंसेस की फाउंडेशन रखी थी बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने 2 लॉज रखे थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिसके एस्टेब्लिश किए थे, मतलब इन्होंने वो बताए थे, जिससे सारी की सारी केमिस्ट्री बनी। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंटोइने लवोसिए लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस। तो एंटोइने लवोसिए ये कौन थे? पहले केमिस्ट। लेड द फाउंडेशन, इन्होंने नींव रखी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, किस चीज का? केमिकल साइंसेस का, केमिस्ट्री का। बाय एस्टेब्लिशिंग, एस्टेब्लिशिंग का मतलब बताकर, टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन यानी 2 चीजें केमिकली कैसे जुड़ती हैं, उसके 2 इंपॉर्टेंट लॉ बताकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और नया वर्ड आया है, लॉ। तो लॉ तो आप सब जानते हो, कानून, लेकिन यहाँ कोई जज का कानून या किसी कंट्री के कानून की हम बात नहीं कर रहे,
हम बात कर रहे हैं नेचर के कानून, नेचर के लॉ, नेचुरल लॉज कि नेचर कैसे काम करती है, नेचर किसी चीज को कहेगी कि नहीं कहेगी। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, पानी में नमक घुल जाता है क्योंकि नेचर चाहती है कि पानी में नमक घुल जाए, लेकिन पानी में रेत नहीं घुलती क्योंकि नेचर नहीं चाहती कि वो घुले। सिमिलरली वही नमक जो पानी में घुल जाता है उसे किसी भी ऑयल में घोलने की कोशिश करो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, कोई भी ऑयल हो, उसमें घोलने की कोशिश करो, वो कभी नहीं घुलेगा। तो क्यों नेचर नहीं चाहती कि वो घुले? तो ये लोग क्या कर रहे थे, सब के सब एंटोनियो लवोसियर ने जो लॉज दिए थे और उनके साथ और भी लोग थे, तो उन्होंने बेसिकली 2 लॉ बताए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के कि कोई चीज क्यों कंबाइन होती है। तो ये कैसे लॉज थे? नेचुरल लॉज। इन्हें सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है। आगे भी आप कई तरीके के लॉज पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के लॉ। तो लॉ का मतलब होता है नेचर का लॉ, नेचर का, ये कोई जज का या कोर्ट का लॉ नहीं है, ठीक है। तो इसे कौन मानेगा? सारी नेचुरल चीजें, सारी नेचुरल चीजें इसे मानेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या लॉ है। तो ये है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड। ये 2 केमिकल लॉ पता किए गए, एस्टेब्लिश किए गए। मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो ये दो जो लॉ है, ये किसने एक्सपेरिमेंट करे? लवोसियर और प्राउस्ट ने। टॉयने लवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने इसको जो है ये लॉ कैसे एस्टेब्लिश करे बताए? एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखो यहाँ पे पहली बार एक्सपेरिमेंट होने लगा है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक केवल सिर्फ थॉट पे, सोच के काम चल रहा था, लेकिन इन दोनों ने क्या करा? पहली बार एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। तो एक्सपेरिमेंटेशन से इन्होंने लॉ निकाले, लवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने, ठीक है। तो पहला लॉ देखते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या वहां पे मास चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या वहां पे मास में चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2O का। अगर हम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, ठीक है। कितने ग्राम हाइड्रोजन? 2। ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ इसका? 18 ग्राम्स, ठीक है। और इसको हम केमिकली कंबाइन करके क्या बनाते हैं? H2O यानी वाटर। अगर ये वाटर 18 ग्राम हो तो इसका मतलब मास में चेंज नहीं हुआ है, और अगर 18 से कम या ज्यादा हो तो मास में चेंज हो गया है। क्वेश्चन समझ में आया? 2 ग्राम हाइड्रोजन ली, 16 ग्राम ऑक्सीजन ली, और दोनों का मिला के कितना हुआ? 18। अगर केमिकली कंबाइन करके H2O बनाया तो 18 ग्राम वाटर बनना चाहिए। अगर ये 18 ग्राम से कम या ज्यादा हुआ तो जो है कुछ प्रॉब्लम है, यानी मास घट बढ़ रहा है। लेकिन अगर 18 ग्राम है तो सही है। एक बात ध्यान रखेंगे, 18 का 17.5 या 18.5 हो सकता है, क्योंकि वो हमसे नापने में भी गलती हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। जैसे 18 का 15 नहीं होना चाहिए, 18 का 21-22 नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। सिमिलरली इस तरीके से कार्बन लिया हमने और ऑक्सीजन ली। अगर कार्बन को हम जो है 12 ग्राम लें और ऑक्सीजन को हम 32 ग्राम ले लें, ठीक है। कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन 32, दोनों को जोड़े कितना हुआ? 44 ग्राम। और इनसे अगर CO2 बनाए, इससे क्या बनेगी? CO2। और CO2 जो है कितनी बने? CO2 बने 44 ग्राम, ठीक है। तो मास कंजर्व है, मास सेम है। अगर 44 से कम बने तो भी मास कंजर्व नहीं है। कंजर्व का मतलब सेम रहना, कंजर्व का मतलब होता है सेम रहना, ठीक है। अगर 44 से कम बने तो भी मास कंजर्व नहीं है, 44 से ज्यादा बने तो भी सेम नहीं है। अगेन यहाँ पे 44 का मतलब 43 या 45 चलता है, क्योंकि उतनी गलती जाती है, लेकिन 40 या 50 नहीं होना चाहिए।